ये कहानियों का सफ़र है जहां हर पल एक नया राज खुलता है, जहां हर किरदार अपनी ज़िंदगी से लड़ता है और जहां आपको मिलती हैं वो कहानियां जो दिल को छू लें और रातों की नींद उड़ा दें। स्वागत है आपका इनोसेंट स्टोरी पर, जहां हर एपिसोड एक नई दुनिया, एक नया दर्द, एक नई जीत लेकर आता है। तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। डिंगयान, माओ शियाओकियांग एक पल के लिए चौंक गया, फिर तुरंत समझ गया। ये वही दो खूबसूरत महिलाएं थीं जिन्हें पहले झो जियाकियांग ने अपने कज़े में रखा था। उसे याद आया कि कैसे सुनील के साथ मिलकर वे लोग औरतों को डराया धमकाया करते थे। झो जियाकियांग ने एक साथ दो महिलाओं को अपने पास रखा था, दोनों उम्र में 30 के आसपास थी। माओ शियाओकियांग को वे बहुत पसंद थी। उसने कई बार मौका ढूंढा, लेकिन झो जियाकियांग हर बार उसे डांट फटकार कर भगा देता था। उसे यह बात याद आकर अजीब सी हंसी आ गई कि झो जियाकियांग अपनी पत्नी से कितना डरता था। पिछले कुछ दिनों से माओ शियाओकियांग उन्हें हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। और आज डिंगयान खुद दरवाजे पर आ गई थी। उसका मन खुशी से भर गया, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने दरवाजे की झिरी से बाहर झांक कर देखा। बाहर सिर्फ डिंगयान ही थी, कोई और नहीं। उसने सोचा, एक अकेली और थकी हुई औरत क्या ही कर लेगी। पूरा फ्लोर तो पहले ही सुनील के कज़े में था। उसका शक कम हो गया। उसने दरवाजे के अंदर से कहा, थोड़ा पीछे हटो। डिंगयान ने खुद को कमजोर दिखाते हुए दीवार का सहारा लिया और 2 कदम पीछे चली गई। हाथ ऊपर करो, दिखाओ, माओ शियाओकियांग बोला। डिंगयान ने हाथ ऊपर कर दिए। वे खाली थे। भैया माओ, मुझे आज कुछ भी खाने को नहीं मिला, डिंगयान ने धीमी आवाज में कहा। बस थोड़ा सा खाना दे दीजिए, मैं कुछ भी कर लूंगी। उसके चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान फैल गई। उसने कुंडी घुमाई, क्लिक, दरवाजा खुला। लेकिन तभी वुश, गलियारे से एक लोहे की छड़ तेजी से आई और दरवाजे के बीच अटक गई। अगले ही पल सीढ़ियों से एक ताकतवर कदकाठी वाला इंसान छलांग लगाकर सामने आ गया। अर्जुन। माओ शियाओकियांग घबरा गया और दरवाजा बंद करने की कोशिश की। कमबख्त, धड़ाम। दरवाजा बंद तो हुआ, लेकिन लोहे की छड़ ने उसे जाम कर दिया। अर्जुन ने बाहर से हैंडल पकड़ा। उसकी ताकत पूरी तरह झलक पड़ी। एक जोरदार झटके में दरवाजा खुल गया। माओ शियाओकियांग पीछे की ओर लड़खड़ाया और कमरे के अंदर भागा। बचाओ, बचाओ, हमला, अर्जुन की आवाज गूंजी। झाओ काई सबसे पहले अंदर घुसा, उसके पीछे डिंगयान, ऊपर से काई जी और ओल्ड माँ भी आ गए। कमरे में अफरातफरी मच गई। माओ शियाओकियांग इधर उधर भागता रहा, सामान उठाकर फेंकता रहा। अर्जुन और झाओ काई ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया। घबराकर वह बालकनी की तरफ भागा। अचानक झाओ काई की आंखें लाल हो गईं। हरामजादे, वह झपटा। फिसलन के कारण उसकी पकड़ छूट गई, लेकिन गुस्से में उसने पूरी ताकत से चाकू फेंका। छपाक, माओ शियाओकियांग चीख पड़ा। वह लड़खड़ाता हुआ दूसरे कमरे की ओर भागा। अर्जुन पीछे पीछे था। जैसे ही माओ शियाओकियांग ने दरवाजा बंद करना चाहा, धड़ाम, अर्जुन की जोरदार लात से दरवाजा टूट गया। माओ शियाओकियांग भागने की कोशिश में था, तभी अर्जुन ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे जमीन पर घसीट लिया। एक घूंसा, उसकी सांस अटक गई। झाओ काई अंदर पहुंचा। उसकी सारी नफरत उस पर फूट पड़ी। मुझे देख, वह दहाड़ा। खोल अपनी आंखें और पहचान मुझे। झाओ काई ने अपने बाल पीछे किए। तभी अर्जुन ने देखा कि उसके माथे पर सिगरेट से जलने के कई पुराने निशान थे। उन निशानों की ओर इशारा करते हुए झाओ काई गर्जा, पहचानते हो मुझे? इन निशानों को पहचानते हो? माओ शियाओचियांग डर के मारे गिड़गिड़ाया। भाई, आप कौन हैं? मैं सच में नहीं जानता। लेकिन यही बात झाओ काई को और भड़का गई। पागलों की तरह उसने माओ शियाओचियांग की गर्दन पकड़ ली। नहीं पहचानते? तुम लोगों ने शियाओमान को मारा, मेरी प्रेमिका को बर्बाद कर दिया, और अब कहते हो नहीं पहचानते? झाओ काई की हालत देखकर अर्जुन की भौहें तन गईं। यह ठीक नहीं है। माओ शियाओचियांग निश्चित रूप से एक म्यूटेंट है, पॉइंट्स उसी से मिलेंगे। अगर किसी को खत्म करना है तो वह काम मुझे करना होगा। अचानक अर्जुन ने पास रखी मेज से एक फूलदान उठाया और बिना कुछ कहे माओ शियाओचियांग के सिर पर जोर से दे मारा। धड़ाम, फूलदान टूट गया और माओ शियाओचियांग लहूलुहान हो गया। झाओ काई हक्का बक्का रह गया। तभी अर्जुन ने टूटे टुकड़े को उठाकर उसकी गर्दन की ओर वार कर दिया। खून बहने लगा और माओ शियाओचियांग का शरीर तड़प उठा। झाओ काई पहली बार सचमुच डर गया। वह बदले की आग में था, लेकिन ऐसा निष्ठुर दृश्य उसने कभी सोचा भी नहीं था। अर्जुन ने उसकी ओर देखे बिना कहा, अब शोर हो चुका है, सुनील के लोग ध्यान दे चुके होंगे, उठो, यहाँ से निकलते हैं। यह कहकर वह सीधे बाहर चला गया। बाहर आते ही एक अजीब दृश्य दिखा। ओल्ड माँ और काई जी डिंगयान को पकड़े हुए थे। डिंगयान गुस्से से चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे उसे मारना है। ओल्ड माँ घबराकर बोला,
शांत हो जाओ, यह औरत सुनील के लोगों में से नहीं है। डिंग यान दहाड़ पड़ी। तुम कुछ नहीं जानते, वह और उसका बेटा इंसान नहीं है। कियान ली डर से काँप रही थी। डिंग यान, वो सब झो जियाचांग ने किया था, मेरा कोई दोष नहीं, मुझे मत मारो। डिंग यान चीखी। और तुम्हारे घर का वह लड़का, उसका क्या? कियान ली जवाब नहीं दे सकी, बस रोती रही। अतीत में डिंग यान और फैन मेइचिन को झो जियाचांग ने कैद कर रखा था। कियान ली ने उन दोनों पर अमानवीय अत्याचार किए थे। उसका बेटा झो जिये कम उम्र के बावजूद गलत राह पर जा चुका था। उसने ऐसी हरकतें की जिन्हें डिंग यान जीवन भर नहीं भूल सकती थी। अर्जुन ने बिना इंतजार किए जमीन से लोहे का औजार उठाया और आगे बढ़ा। एक ही वार में उसने कियान ली को खत्म कर दिया। डिंग यान स्तब्ध रह गई। अर्जुन ने कठोर स्वर में कहा, अब समय बर्बाद मत करो, तुम लोग निकलो, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। वह सीधे मास्टर बेडरूम की ओर बढ़ा। दरवाजा तोड़ते ही अंदर से एक लड़के की चीख सुनाई दी। अंदर एक कम उम्र का लड़का था, हाथ में चाकू लिए काँप रहा था। अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। कुछ लोग उम्र से नहीं, कर्मों से दरिंदे बनते हैं। उसने आगे बढ़कर औजार घुमाया। एक तेज आवाज हुई। अगले ही पल सब शांत हो गया। सिस्टम का संकेत मिलते ही अर्जुन बिना रुके बाहर निकल आया। बाहर सभी उसे अविश्वास से देख रहे थे। अर्जुन गर्जा, क्या देख रहे हो? निकलना है या यही मरना है? तभी बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। दरवाजा पीटा जा रहा था। सुनील के लोग पहुंच चुके थे। हम घिर चुके हैं, ओल्ड माँ बोला। अर्जुन दरवाजे के पास गया, झरोखे से झांका। सिर्फ 3 लोग थे। उसने तुरंत फैसला लिया, काई जी, झाओ काई, मेरे साथ। ओल्ड माँ, डिंग यान, बीच में रहना। 3 गिनते ही दरवाजा खोलेंगे और एक साथ बाहर निकलेंगे। भाई हूँ, दरवाजा तोड़ दो। कमबख्त, भाई हूँ, ये लोग आए कहाँ से? कहीं ऊपर वाला अर्जुन तो नहीं? उसे कैसे पता चला कि शियाओ चांग यहाँ रहता है? 2901 के दरवाजे के बाहर चेन हू और उसके 2 साथी जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे। वे तीनों सामने वाले फ्लैट 2902 में रहते थे। माओ शियाओ चांग की चीखें सुनते ही वे तुरंत बाहर निकल आए थे। लेकिन 2901 का दरवाजा मजबूती से बंद था। कई बार जोर लगाने पर भी नहीं खुला। जो परिवार का मुख्य दरवाजा अच्छी क्वालिटी का था, बाहर से तोड़ना लगभग नामुमकिन था। ऊपर से यह इलेक्ट्रॉनिक लॉक नहीं बल्कि पुराना मैकेनिकल लॉक था। इस वजह से चेन हू और उसके साथी घबराहट में फंस गए। चेन हू मूल रूप से मेडू गार्डन का निवासी नहीं था, बल्कि 5वीं मंजिल पर काम करने वाला मजदूर था। काम जल्दी पूरा करने के चक्कर में वह इमारत में फंस गया था। सुनील का भरोसेमंद आदमी होने के कारण लूटपाट में वह शुरू से शामिल था। सालों की मेहनत से वह ताकतवर था, इसलिए सुनील उसे काफी अहमियत देता था। चेन हू ने बेचैनी से पूछा, भाई लॉन्ग को खबर दी? एयर झू नीचे गया है, भाई लॉन्ग और बाकी लोग बस आने ही वाले होंगे। चेन हू ने सिर हिलाया। ठीक है, जल्दी मत करो, दरवाजा घेर कर रखो। अगर इन्होंने शियाओ चांग को कुछ किया है तो ये बचेंगे नहीं। मारते रहो, रुकना मत। उसकी आवाज के साथ बाहर से फिर धमाके होने लगे। घर के अंदर अर्जुन ने दरवाजे का हैंडल थामते हुए गिनती शुरू की। 1। काई जी और झाओ काई के चेहरे सख्त थे। दोनों के हाथों में हथियार थे, माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें। डिंग यान और ओल्ड माँ पीछे खड़े थे, सांसें तेज थीं। 2 कहते ही अर्जुन ने हल्के से हैंडल घुमाया। यह दरवाजा बाहर की ओर खुलता था, इसलिए बाहर से मारी जा रही चोटें उल्टा इसे और मजबूत कर रही थी। 3। अर्जुन ने जोर से कहा और पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दे दिया। दरवाजा पंखे की तरह बाहर की ओर झपटा। बाहर खड़े चेन हू और उसके साथी संभल नहीं पाए और पीछे लड़खड़ा गए। अगले ही पल एक काली परछाई तेजी से बाहर निकली। चेन हू कुछ समझ पाता उससे पहले ही अर्जुन ने लोहे की रॉड आगे बढ़ा दी। एक दर्दनाक चीख गूंजी। एक आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लड़खड़ाते हुए। अर्जुन रुका नहीं, तुरंत चेन हू की ओर मुड़ा। अर्जुन! चेन हू डर से चिल्लाया और सीढ़ियों की ओर कूद गया। तेज आवाजों के साथ औजार से कई वार हुए। गिरते पड़ते चेन हू किसी तरह बच गया, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया। पीछे से काई जी और झाओ काई भी बाहर निकल आए। तीनों का ध्यान आखिरी आदमी पर था। डर के मारे वह भागने लगा, जिससे उसकी पीठ खुल गई। झाओ काई की आंखें लाल थीं। उसने दहाड़ते हुए झपट्टा मारा। एक तेज चीख गूंजी और वह आदमी सीढ़ियों पर गिर पड़ा। काई जी ने तुरंत उसका हाथ दबाया और उसके हथियार को काबू में ले लिया। वह आदमी बुरी तरह छटपटा रहा था। इसी बीच डिंग यान आगे बढ़ी। जिस आदमी की हालत पहले ही खराब थी, वह ज्यादा देर नहीं टिक सका। आखिरकार सब शांत हो गया। अर्जुन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। 6 पॉइंट्स प्राप्त हुए। उसने बिना समय गवाए दूसरे आदमी की ओर देखा, जो अभी भी तड़प रहा था। झाओ काई उस पर काबू पाए हुए था। भाई काई जी, अब खत्म करो, झाओ काई चीखा। काई जी के हाथ कांप रहे थे। यह उसका पहला ऐसा अनुभव था। शोर बढ़ता देख अर्जुन ने कोई भाव नहीं दिखाया। कुछ ही पलों में सब थम गया।
डिंग, आपने एक म्यूटेटेड प्राणी को समाप्त किया, 6 पॉइंट्स मिले। अर्जुन खड़ा हुआ और सख्त लहजे में बोला, उठो, अब निकलते हैं। उसने काई झी से कहा, कुल्हाड़ी उठा लो। डिंग यान पहले ही औजार अर्जुन को दे चुकी थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, चेनहू भाग चुका था। उसने पीछा नहीं किया। तुम लोग पहले निकलो। डिंग यान घबराई, और तुम? शियाओ च्यांग के घर में जरूरी सामान होगा। मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। तुम लोग मेरे घर से सेफ्टी रस्सी लाकर बालकनी से मुझे निकाल लेना। काई जी ने जल्दी से कहा, अब सामान का समय नहीं है, सुनील आ रहा है। अर्जुन शांत रहा। इतना जोखिम लिया है तो कुछ तो मिलना चाहिए। चिंता मत करो, जाओ। यह कहकर वह वापस 2901 में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। काई जी ने धीमे से कहा, अर्जुन बहुत हिम्मती है, चलो। डिंग यान कुछ पल रुकी, फिर लाशों की तलाशी ली और तेजी से निकल गई। खतरनाक गलियारा फिर से सन्नाटे में डूब गया। कॉरिडोर से धीरे धीरे फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। कोई मारा गया है, फिर से हत्या। लगता है ये लियू एयरलॉन्ग के लोग हैं। ये लोग कौन हैं? लियू एयरलॉन्ग के लोगों को मारने की हिम्मत कैसे कर ली? छोड़ो, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। अगर लियू एयरलॉन्ग आ गया तो बवाल हो जाएगा। हाँ, चलो जल्दी। कुछ निवासी जल्दी जल्दी जरूरी सामान समेटकर उस फ्लोर से निकल गए। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाजें आने लगीं। लियू एयरलॉन्ग भारी सांसें लेते हुए मजबूत आदमियों के एक झुंड के साथ ऊपर पहुंचा। लंगड़ाते हुए चेतनहू चिल्लाया, भाई लॉन्ग, यही है। लियू एयरलॉन्ग भी हाफ रहा था। वह 14वीं मंजिल से सीधा दौड़ता हुआ आया था। बीच में थकान के कारण थोड़ा रुका भी, इसलिए देर हो गई। जमीन पर खून फैला था और उसके 2 आदमी वहां पड़े थे। यह देखकर लियू एयरलॉन्ग की आंखें सिकुड़ गईं। उसके दिल में खतरे की घंटी बज उठी। कोई था जो उसका विरोध करने की हिम्मत कर रहा था। यह उसकी सत्ता के लिए सीधी चुनौती थी। उसने गहरी सांस ली और पूछा, झो जियाकियांग के घर की चाबी किसके पास है? सबने एक दूसरे को देखा और सिर हिला दिया। कोई किसी पर इतना भरोसा नहीं करता था कि दूसरे के घर की चाबी रखे। लियू एयरलॉन्ग गुस्से से तमतमा उठा और दरवाजे पर जोर से लात मारी। कमबख्त! फिर वह चिल्लाया, चूहा, बड़ा गरुड़, ताला खोलो। 2 आदमी आगे आए। एक दुबला-पतला, चालाक नजरों वाला चूहा, दूसरा लंबा चौड़ा, बड़ा गरुड़। चूहे ने तार निकाला और ताले से छेड़छाड़ करने लगा। बड़ा गरुड़ ने झरोखे से स्टील की सुई डालकर अंदर से हैंडल फंसाने की कोशिश की। अचानक क्लिक, ताला खुल गया। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, दरवाजा जोर से अंदर से खुला। दोनों सीधे टकरा गए। सिर फट गया। अंदर से अर्जुन बिजली की तरह निकला। उसके हाथ में स्टील की रॉड थी। एक झटके में उसने बगल वाले आदमी पर वार किया। आदमी चीख पड़ा और वहीं गिर गया। अर्जुन बिना रुके चेतनहू की तरफ मुड़ा। चेतनहू घबरा गया और सीढ़ियों की ओर कूद पड़ा। धड़ धड़ धड़, नेल गन से 3 कीलें निकली। किस्मत से चेतनहू बच गया, लेकिन टखना मुड़ गया। अब राकेश और सुनील भी बाहर आ चुके थे। तीसरा आदमी भागने लगा। राकेश उस पर झपटा और चाकू से वार कर दिया। आदमी गिर पड़ा। सुनील ने उसके हाथ को दबाया और कुल्हाड़ी छीनने की कोशिश की। तभी मीरा आगे बढ़ी। उस आदमी के सिर में फंसी स्टील रॉड को उसने पूरी ताकत से दबा दिया। आदमी शांत हो गया। अर्जुन को सिस्टम से संकेत मिला। 6 पॉइंट प्राप्त हुए। अर्जुन तुरंत दूसरे आदमी की ओर मुड़ा। वह अभी भी छटपटा रहा था। अर्जुन ने नेल गन उठाई और सीधा निशाना लगाया। धड़ धड़, आदमी वहीं ढेर हो गया। चलो, अर्जुन बोला, तुरंत वापस जाओ। मीरा घबरा गई। और तुम? मैं नीचे से सामान निकाल कर आता हूँ। रस्सी ऊपर से डालना। बाकी लोग ऊपर लौट गए। कुछ देर बाद लियू एयरलॉन्ग नीचे पहुंचा। वह दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि अचानक धड़ाम, दरवाजा फिर से खुला। अर्जुन ने अंदर से नेल गन चला दी। हंगामा मच गया। लियू एयरलॉन्ग किसी तरह बच गया। तभी विवेक बोला, भाई लॉन्ग, अगर अर्जुन यहाँ है तो उसका घर खाली होगा। लियू एयरलॉन्ग की आंखें चमक उठीं। सही कहा, सब ऊपर चलो। वे सब 32वीं मंजिल की ओर दौड़ पड़े। इसी दौरान अर्जुन बालकनी से ऊपर चढ़ चुका था। खिड़की से सोनम ने उसे देखा। सावधान रहना, उसने कहा। अर्जुन सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही मीरा रोती हुई उसके पास आई। अर्जुन ने सबको आदेश दिया, तैयारी करो, इस बार बड़ा खेल होगा। दरवाजे पर जोर जोर से वार होने लगे। लियू एयरलॉन्ग के लोग अंदर घुसने वाले थे। अर्जुन का चेहरा शांत था। उसने डिंग यान से कहा, घबराना मत, थोड़ी देर में मैं दरवाजा खोलूंगा। सबसे पहले राकेश गर्म पानी फेंकेगा। जब वे गड़बड़ा जाए तब हम साथ में वार करेंगे। याद रखना, सबसे पहले लियू एयरलॉन्ग को खत्म करना है। मेरे साथ एक साथ वार मत करना। अगर वह मेरी नेल गन से बच जाए तो तुम निशाना लगाना। डिंग यान ने गहरी सांस ली और जोर से सिर हिलाया। समझ गई। अर्जुन भैया, पानी तैयार है। इसी समय राकेश हाथ में प्लास्टिक की बाल्टी लिए तेजी से आया, जिसमें उबलता हुआ पानी भरा था। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और बोला,
मैं 3 तक गिनूंगा, फिर दरवाजा खोलूंगा, उसी पल पानी फेंक देना। ठीक है। राकेश की नजर दरवाजे पर टिकी थी। अर्जुन ने तुरंत गिनती शुरू नहीं की। वह इंतजार करता रहा। दरवाजे के बाहर अभी भी एक सुरक्षा गेट था। अगर सिर्फ अंदर का दरवाजा खोला जाता तो पानी वहीं रुक जाता। उसे सही मौके का इंतजार था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, बाहर से लगातार जोरदार आवाजें आ रही थी। अचानक किसी ने चिल्लाया, टूट गया, गेट टूट गया। लियू एरलॉन्ग जोर से हंसा। हाँ, अच्छा, अंदर वाला दरवाजा तोड़ो। 2 आदमी आगे बढ़े और सुरक्षा गेट को घसीटकर सीढ़ियों में फेंक दिया। फिर लियू एरलॉन्ग ने अंदर वाले दरवाजे पर जोर से लात मारी। अर्जुन समझ गया, यही मौका है। वह आगे बढ़ा, हैंडल पकड़ा और आखिरी बार राकेश और डिंग यान की ओर देखा। दोनों ने घबराकर निगल लिया। अर्जुन धीरे से बोला, 1 2 3। 3 कहते ही उसने दरवाजा जोर से खोला और एक तरफ हट गया। राकेश आगे झपटा और बिना सोचे समझे गर्म पानी बाहर उछाल दिया। छपाक, भाप उठी। बाहर खड़े लोग तड़प उठे। लियू एरलॉन्ग सबसे आगे था। गर्म पानी उसके चेहरे और हाथों पर पड़ा। वह दर्द से चिल्ला उठा। अर्जुन ने राकेश को पीछे खींचा और नील गन उठाई। धड़ धड़ धड़, कीलें लगातार चली। लियू एरलॉन्ग ने चेहरा ढकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पर वार लगा और खून बहने लगा। वह दहाड़ता हुआ पीछे हट गया। भीड़ में अफरातफरी मच गई। इसी पल का इंतजार डिंग यान कर रही थी। उसकी आंखों में नफरत चमकी। उसने क्रॉसबो खींचा। धप्पा, लकड़ी का तीर उड़कर लियू एरलॉन्ग की गर्दन के नीचे जा लगा। वह फिर से चीख पड़ा। अर्जुन बिना रुके आगे बढ़ा। हाथ में लोहे का हथियार चमका। जहां वह पहुंचा, लोग गिरते चले गए। सीढ़ियों में चीख पुकार गूंज उठी। राकेश भी पीछे पीछे दौड़ा। उसके हाथ में चाकू था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मार दूंगा, तुम सबको मार दूंगा। उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा था, श्यामन। अर्जुन लगातार आगे बढ़ता रहा। लियू एरलॉन्ग पीछे हटते हटते 31वीं मंजिल की सीढ़ियों तक पहुंच गया। अब भागने की जगह नहीं थी। उसका शरीर अजीब तरह से गर्म होने लगा। त्वचा लाल पड़ने लगी। अर्जुन ने हमला किया, लेकिन लियू एरलॉन्ग ने लोहे के हथियार को पकड़ लिया। उसकी ताकत सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। यह कैसे हो सकता है? लियू एरलॉन्ग का शरीर विकृत होने लगा। अचानक लियू एरलॉन्ग, एक चीख गूंजी। राकेश सीढ़ियों से कूद पड़ा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। राकेश ने बेतहाशा वार किए, लेकिन लियू एरलॉन्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक तेज आवाज हुई, चाकू गिर गया। राकेश दर्द से चिल्लाया। इसी पल अर्जुन पहुंचा। उसने पूरी ताकत से घूंसा मारा। धड़ाम, लियू एरलॉन्ग लड़खड़ा गया। अर्जुन जानता था, अगर आज इसे नहीं मारा तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। मर जा। वह लगातार वार करता रहा। आखिरकार लियू एरलॉन्ग ढेर हो गया। पूरा सीढ़ी घर सन्नाटे में डूब गया। थोड़ी देर बाद सिस्टम की आवाज आई, डिंग, आपने एक म्यूटेंट प्राणी को समाप्त किया। 20 पॉइंट प्राप्त हुए। अर्जुन ने भारी सांस ली। खत्म हुआ। राकेश जमीन पर बैठ गया, रोते हंसते हुए बोला, श्यामन, मैंने बदला ले लिया। गलियारे में कुल 6 लाशें पड़ी थीं, जिनमें सुनील की लाश भी शामिल थी। इनमें से ज्यादातर को अर्जुन ने ही खत्म किया था, जबकि झाओ काई और डिंग यान ने भी आखिरी वार किए थे। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अकेले अर्जुन की वजह से हुआ था। सिस्टम ने अपने आप तय कर लिया कि ये सभी म्यूटेंट प्राणी अर्जुन के हाथों मारे गए हैं। 6 लाशें, इसके अलावा माओ शाओचियांग, कियान ली का बेटा झो जिए और पहले दरवाजा रोकने वाले चेतन हूं के 2 गुर्गे। सिर्फ आधे दिन के भीतर अर्जुन 10 से ज्यादा लोगों को मार चुका था और उसके पॉइंट्स पहुंच चुके थे 104, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर था। इनमें सबसे ज्यादा योगदान सुनील का था। उसने अकेले 20 पॉइंट्स दिए थे। बाकी लोग, जैसे माओ शाओचियांग, करीब 7-8 पॉइंट्स दे पाए। लेकिन अर्जुन के लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि कियान ली के बेटे ने भी पूरे 9 पॉइंट्स दिए थे। यह सुनील के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पॉइंट देने वाला म्यूटेंट था। सिस्टम आखिर प्राणियों के पॉइंट्स कैसे तय करता है? अर्जुन के मन में कुछ अंदाजे जरूर थे, लेकिन वह पूरी तरह निश्चित नहीं था। थोड़ा आराम करने के बाद उसने सुनील की बुरी तरह बिगड़ी हुई लाश की ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। सुनील के आखिरी पलों में कुछ बहुत डरावना हुआ था। उसके चेहरे पर उभरी लाल परतों ने न सिर्फ उसकी रक्षा शक्ति बढ़ा दी थी, बल्कि उसकी ताकत भी एक झटके में कई गुना हो गई थी। अर्जुन, जिसकी ताकत आम इंसान से लगभग 2 गुनी थी, वह भी मुश्किल से उसे काबू कर पाया था। इसका मतलब साफ था, उस पल सुनील की ताकत आम इंसान से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो आखिर सुनील के साथ हुआ क्या था? अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह बदल गया? अर्जुन के दिल में एक जवाब उभर चुका था। वह खड़ा हुआ और थोड़े सदमे में खड़े झाओ काई से पूछा, तुम्हारा हाथ ठीक है? लड़ाई के दौरान सुनील की अचानक बड़ी ताकत ने झाओ काई की कलाई को बुरी तरह नुकसान पहुंचा दिया था। झाओ काई ने अपनी सूजी हुई कलाई देखी और दर्द सहते हुए बोला, शायद टूट गई है। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ ली।
इस हालात में इलाज की कोई सुविधा नहीं थी। पहले वापस चलते हैं, उसने गहरी आवाज में कहा। सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे, यहाँ की सफाई मैं कर लूंगा। फिर वह डिंग यान की ओर मुड़ा। ओल्ड माँ और काई जी को बाहर बुलाओ। डिंग यान के दरवाजा खटखटाने से पहले ही सामने वाला दरवाजा खुल गया। काई जी ने बाहर पड़ी लाशें देखी तो सन्न रह गया। तुम लोग ठीक हो ना? उसने जल्दी से पूछा। ओल्ड माँ भी हाथ में रसोई का चाकू लिए बाहर आया। शाओलियांग, तुम ठीक हो? वह घबराकर बोला। मैं ठीक हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया। झाओ काई की कलाई टूट गई है, तुम लोग उसे अंदर ले जाकर संभालो, मैं यहाँ देख लेता हूँ। बाद में काई भाई और ओल्ड माँ, तुम दोनों मेरे साथ चलना, कहा। ओल्ड माँ ने अनायास पूछा। अर्जुन ने जमीन पर पड़ी सुनील की लाश की ओर देखा। सुनील की जमा की हुई चीजें अपने कज़े में लेने और उसके बचे हुए लोगों से निपटने। यह सुनकर दोनों के दिल में सिहरन दौड़ गई। अर्जुन के तरीके उन्हें अंदर तक डरा रहे थे। डिंग यान तुरंत बोली, मैं भी चलूंगी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, वहां कोई हिचक नहीं थी। उसने हल्का सा सिर हिला दिया। वह झुका और लाशों की तलाशी लेने लगा, खास तौर पर चाबियों के लिए। बिना चाबियों के उसके लिए भी दरवाजे तोड़ना आसान नहीं होता। उसे कई चाबियां मिलीं और कुछ जेबों में सिगरेट, चॉकलेट और ब्रेड भी। इस दुनिया में अब सबसे कीमती चीजें थीं, खाना, उसके बाद सिगरेट और शराब। इस सर्वनाश जैसी बाढ़ में ये चीजें हर इस्तेमाल के साथ और कम होती जा रही थीं। तलाशी के बाद अर्जुन ने लाशों को ध्यान से देखा, यह जानने के लिए कि क्या किसी और में भी सुनील जैसी तब्दीली हुई थी। लेकिन देखने पर साफ हो गया, सुनील के अलावा कोई और नहीं बदला था। यानी सिर्फ वही बदला था, म्यूटेशन। अर्जुन के मन में यही शब्द गुंजा। सिस्टम जिन म्यूटेंट प्राणियों की बात करता है वही म्यूटेशन है। बाकी लोगों में कोई साफ बदलाव नहीं था, शायद यह म्यूटेशन की प्रगति से जुड़ा था। उसने अपना सिस्टम पैनल देखा। होस्ट अर्जुन, संरचना 0.8, ताकत 1.9, फुर्ती 0.8, मानसिक शक्ति 0.7, म्यूटेशन प्रगति 1%, पॉइंट्स 112। अर्जुन ने मन ही मन विश्लेषण किया, अगर सबके पास यही पैनल है तो म्यूटेशन प्रगति भी सब में होगी। सुनील इस गिरोह का सरगना था, उसे रोज भरपेट खाने को मिलता था। उसने बाढ़ की म्यूटेंट मछलियां सबसे ज्यादा खाई होंगी, इसलिए उसकी म्यूटेशन प्रगति सबसे आगे थी। और उसे मारने पर मुझे 20 पॉइंट्स मिले। वह और सोचने लगा, शायद वह किसी खास सीमा तक पहुंच गया था, इसलिए बाकी नहीं बदले, लेकिन उसमें साफ बदलाव दिखा। या फिर मौत के सामने उसकी जिंदा रहने की जिद ने म्यूटेशन को जगा दिया। अर्जुन ने सुनील के चेहरे पर बनी लाल परतों को फिर से परखा। वे बेहद कठोर थीं, उन्हें तोड़ने के लिए उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। अगर कोई आम इंसान हथियार लेकर भी हमला करता तो शायद वह परतें टूटती ही नहीं। यह सोचकर अर्जुन की सांस गहरी हो गई। म्यूटेशन, विकास, अच्छा हुआ मैंने देर नहीं की। अगर सुनील थोड़ा और बदल गया होता तो शायद मैं भी उसे नहीं रोक पाता। फिर उसके मन में एक और डरावनी बात आई, इस इमारत में और भी लोग म्यूटेंट मछलियां खा रहे हैं। अगर वे खाते रहे तो क्या वे भी सुनील जैसे बन जाएंगे? और इस इमारत के बाहर ऐसे कितने ही सुनील होंगे? उसके दिल में बेचैनी भर गई। नहीं, मुझे और ताकतवर बनना होगा। उसने फिर सुनील की लाश की ओर देखा, लेकिन अगर ताकत पाने की कीमत ऐसी शक्ल बनना है। वह थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसे एक और रास्ता सूझा। मैं लॉटरी ड्रॉ करता रहूं, पॉइंट्स जमा करूं और सीधे अपनी ताकत बढ़ाऊं। हालांकि पॉइंट्स बढ़ाने से म्यूटेशन भी बढ़ता है। विचारों में उलझा हुआ उसने सारी लाशों को इमारत से नीचे फेंक दिया। नीचे बाढ़ का उफनता पानी था। लाशें पल भर में गंदले पानी में समा गईं। समुद्री जीव पानी से उछलते दिखे। अर्जुन उस दृश्य को देखता रहा, उसका दिल भारी हो गया। यही था असली सर्वनाश। कमरा 3201 के अंदर मीरा काफी देर से इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक अर्जुन का कोई पता नहीं था। उसका दिल बेचैन होने लगा और आखिरकार वह अपने डर पर काबू न रख सकी। वह हिम्मत जुटाकर दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही उसने बाहर झांका और गलियारे में बिखरी लाशें देखीं, उसके पैर लड़खड़ा गए। उसने तुरंत मुंह ढक लिया और उल्टी जैसा महसूस किया। लेकिन शाम को खाया हुआ खाना बाहर न आ जाए, इस डर से उसने खुद को किसी तरह संभाल लिया। नीचे अर्जुन को लाशें हटाते हुए देखकर उसकी सांस में सांस आई। उसने जल्दी से बाहर आकर नीचे की ओर पुकारा, छोटे भाई, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? अर्जुन ने सिर उठाकर कहा, मैं ठीक हूँ मीरा दी, आप अंदर चली जाओ, अभी थोड़ा काम बाकी है। जब तक मैं वापस न आऊं दरवाजा मत खोलना। अर्जुन की आवाज सुनते ही मीरा का दिल शांत हो गया। वह आज्ञाकारी ढंग से दरवाजे के पीछे हट गई और बोली, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अर्जुन ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह जल्दी अंदर चली जाए। मीरा ने दरवाजा बंद कर लिया। उसी समय सामने वाले कमरा 3202 का दरवाजा खुला। डिंग यान और काई जी बाहर निकले।
दोनों ने आगे पीछे खड़े होकर खुद ही लाशें हटाने में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। काम करते हुए काईजी खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, शाओलियांग, सुनील के लोगों के साथ तुम क्या करने वाले हो? अर्जुन ने बिना ऊपर देखे एक लाश उठाकर हल्के से नीचे फेंकते हुए कहा, वे लोग सुनील के साथ मिलकर बहुत गलत काम करते रहे हैं। डिंग यान ने गुस्से में कहा, सबको खत्म कर देना चाहिए, उनमें जरा भी रहम के लायक नहीं है। काईजी दोनों की बात सुनकर अंदर ही अंदर सिहर उठा। वह बोला, लेकिन क्या इससे हालात और बिगड़ नहीं जाएंगे? इस इमारत में 6 यूनिट हैं। सुनील पहले यूनिट पर हुकूमत करता था, लेकिन वह सब कुछ छुपकर करता था। आज इतनी खुली हिंसा हुई है, गलियारों में लोगों ने जरूर देखा होगा। बाकी यूनिट्स के लोग हमसे डरने लगेंगे। डिंग यान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ? जब सुनील गलत काम करता था, खाना लूटता था, घरों पर कब्जा करता था, तब किसी ने आवाज उठाई? अर्जुन ने काईजी की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, काई भाई, अगर आपके मन में कुछ और है तो साफ साफ कहिए। काईजी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सुनील को लोग डरते थे, लेकिन उससे नफरत भी करते थे। हमें उसके रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। बाकी यूनिट्स में भी ताकतवर लोग हो सकते हैं जो अभी छुपे हुए हैं। अगर हमने ज्यादा हंगामा किया तो कुछ मौके के फायदे उठाने वाले लोग दूसरों को भड़का सकते हैं। तब सुनील को हराने का हमारा फायदा भी कम हो जाएगा। अर्जुन ने सोचते हुए पूछा, तो आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? काईजी ने तुरंत हाथ हिलाया, यह मेरा नहीं, ओल्ड माँ का विचार है। बाढ़ जल्दी उतरने वाली नहीं है और मदद की उम्मीद भी कम है। ओल्ड माँ मोहल्ला समिति में रहा है, लोगों को संभालना जानता है। उसका कहना है कि अभी हमें लोगों को जोड़ना चाहिए, व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए और जिंदगी को आगे बढ़ाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। आपदा में सबसे जरूरी चीज लोग होते हैं। अब जब हम पानी की मछलियाँ खा सकते हैं तो फिलहाल खाने की समस्या नहीं है। हमें सबको इकट्ठा करके सामान ढूंढने, बाहर की जांच करने और मदद की तलाश करनी चाहिए। मुझे उसकी बात सही लगी, इसलिए आपसे चर्चा करने आया। काईजी एक ही सांस में इतना बोल गया। अर्जुन को नाराज न देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। आज अर्जुन ने कई लोगों को मारा था। उसका निर्दयी रूप सबके सामने आ चुका था। अगर वह किसी की बात सुनने को तैयार न होता तो यह बहुत खतरनाक होता। काईजी नहीं चाहता था कि अर्जुन दूसरा सुनील बन जाए। अर्जुन कोई पागल नहीं था, वह सिर्फ डर फैलाकर राज करना भी नहीं चाहता था। काईजी की बातें उसे भी सही लगीं। इस तबाही की दुनिया में एक इंसान की ताकत आखिर सीमित ही होती है। भले ही उसके पास सिस्टम था, लेकिन सिस्टम की लॉटरी के लिए पॉइंट्स चाहिए थे। केवल मछलियां मारकर कितने पॉइंट्स मिल सकते थे? उसका भंडार चाहे जितना बड़ा हो, अकेला कितना सामान जमा कर सकता था? इसलिए लोगों को जोड़ना और संसाधन इकट्ठा करना जरूरी था। अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा, काई भाई, आप और ओल्ड माँ सही कह रहे हैं। अभी सबसे जरूरी है लोगों का भरोसा जीतना। लेकिन सुनील भले ही मर चुका हो, उसके जिन लोगों ने गलत कामों में साथ दिया, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि सीधे मारना सही नहीं होगा। हम उन्हें पकड़ेंगे, फिर पूरी इमारत 76 के लोगों को इकट्ठा करके सार्वजनिक फैसला करवाएंगे। वही तय करेंगे कि उन दरिंदों का क्या होगा। यह सुनकर काईजी चौंक गया। उसने अर्जुन को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। यह योजना वाकई कमाल की थी। सुनील के लोग इतने गलत काम कर चुके थे कि इमारत 76 में शायद ही कोई ऐसा हो जो उनसे पीड़ित न हो। कई लोगों के साथ उनका खून का रिश्ता जुड़ा था। सार्वजनिक फैसले में ज्यादातर लोग उन्हें सजा देना चाहेंगे। इस तरह अर्जुन दूसरों के हाथों से सुनील के गिरोह को खत्म करवा देगा और बदले में लोग उसे अपना नेता मान लेंगे। चुपचाप ताकत हासिल करना, यही असली चाल थी। काईजी मन ही मन प्रभावित हो गया। डिंग यान ने भी गहरी नजर से अर्जुन को देखा। वह एक विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर रह चुकी थी, उसे समझ की कमी नहीं थी। उसने कहा, तो तय रहा, देर नहीं करनी चाहिए। सुनील के लोग अभी भी नीचे कमरा 2901 और 11वीं मंजिल पर हो सकते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। ठीक है काई भाई, ओल्ड माँ को बुलाइए, हम अभी निकलते हैं। काईजी अंदर चला गया। डिंग यान ने अर्जुन के खून से सने दाएं हाथ की ओर देखा। तुम्हारा हाथ ठीक है? अर्जुन ने अपनी मुट्ठी देखी। सुनील से लड़ते समय उसकी त्वचा फट गई थी और अंदर का मांस दिख रहा था। लड़ाई के जोश में उसे दर्द महसूस ही नहीं हुआ था, अब दर्द साफ महसूस हो रहा था। उसने हल्का सा सिर हिलाया। कुछ नहीं है, 2-4 बदमाशों से निपट सकता हूँ। डिंग यान ने सख्ती से कहा, इसे हल्के में मत लो, इस हालात में जरा सी इन्फेक्शन भी जान ले सकती है। मेरे साथ चलो। इतना कहकर उसने अर्जुन को कमरा 3202 के अंदर खींच लिया। अंदर ओल्ड माँ और वू कियान पहले से मौजूद थे। डिंग यान ने पहले झाओ काई को देखा और पूछा, उसकी हालत कैसी है? वू कियान ने बेप्सी से कहा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बस लकड़ी से सहारा दे पाया हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। झाओ काई पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। डिंग यान बोली, जब हम लौटें तब इमारत में किसी डॉक्टर के बारे में पूछेंगे।
दवा का डिब्बा कहाँ है? वू कियान ने जल्दी से पास रखा दवा का डिब्बा पकड़ा दिया और पूछा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? डिंग यान ने सिर हिलाया, मुझे नहीं, अर्जुन के हाथ में छिल गया है। अरे, यह ठीक नहीं है, जल्दी करो, इसमें आयोडीन और पट्टी है, पहले साफ करो। डिंग यान ने दवा का डिब्बा ले लिया, मैं कर देती हूँ। वू कियान एक पल के लिए रुकी, फिर डिंग यान और अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में हल्की सी अलग चमक आई, फिर वह हंस पड़ी। ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी। डिंग यान ने उसकी मुस्कान पर ध्यान नहीं दिया। वह आयोडीन और पट्टी लेकर अर्जुन के पास बैठ गई। हाथ आगे बढ़ाओ। अर्जुन ने चुपचाप हाथ बढ़ा दिया। उसका जख्मी और छिला हुआ हाथ देखकर डिंग यान की आंखों में हल्का सा भाव बदल गया। उसने नजर झुका ली और बोली, थोड़ा दर्द होगा, सह लेना। अर्जुन हल्का सा हंसा, जल्दी कर दो। डिंग यान ने बिना देर किए आयोडीन डाल दिया। तेज जलन हुई। इतना सहनशील होने के बावजूद अर्जुन की सांस खिंच गई। हिस। डिंग यान घबरा गई। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? उसके चेहरे पर साफ चिंता झलक रही थी। अर्जुन ने दांत भींचे। चिंता मत करो, बस पट्टी बांध दो। डिंग यान ने जल्दी जल्दी पट्टी बांधी। उसके हाथों में हल्की घबराहट थी। पट्टी पूरी होते ही अर्जुन खड़ा हो गया। सब तैयार हैं? चलें। मैं तैयार हूँ। मैं भी। झाओ काई भी खड़ा हो गया। अर्जुन ने उसे देखा। तुम्हारा हाथ घायल है, बेहतर है आराम करो। झाओ काई ने दांत भींचे। अर्जुन भाई, मैं जाना चाहता हूँ। मैं उन लोगों का अंत अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। उसकी लाल आंखें देखकर अर्जुन ने और नहीं रोका। ठीक है, लेकिन संभल कर रहना। अगर झगड़ा हुआ तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। झाओ काई हल्का सा मुस्कराया। अगर कुछ हुआ भी तो कम से कम एक को साथ ले जाऊंगा। ऐसी मनहूस बातें मत करो। दादी ली आगे आईं और कपड़े से झाओ काई के घायल हाथ के लिए सहारा बना दिया। झाओ काई का दिल भर आया। उसने दादी ली को देखा और धीमे से कहा, धन्यवाद। सिर्फ एक ही दिन में सबके रिश्ते काफी करीबी हो गए थे। सब तैयार हुए तो अर्जुन ने लोहे का डंडा उठाया और सबसे आगे चल पड़ा। पीछे काईजी और ओल्ड माँ, और सबसे पीछे डिंग यान व झाओ काई। पांचों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां अंधेरी थीं, लेकिन 5 लोगों का साथ देखकर कोई उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब वे 29वीं मंजिल पर पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। अर्जुन ने भौं उठाई। कोई नहीं? ओल्ड माँ ने नीचे देखा। ऊपर का शोर सुनकर पहले ही भाग गए होंगे। काई जी ने जांघ थपथपाई। यह बुरा हुआ, कहीं नीचे जाकर मदद न बुला ले। अर्जुन शांत रहा। सुनील मर चुका है। उनमें अब पहले जैसी हिम्मत नहीं बची। पहले सुनील का कमरा देखते हैं, वहां काफी सामान होगा। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि डिंग यान बोली, रुको, पहले 2902 देख लेते हैं। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। 2902 में चेतन हूँ रहता था। चाबी है? डिंग यान मुस्कराई, जेब से चाबी निकालकर हिलाई। तुमने जिन 2 लोगों को मारा था, उनकी जेब से मिली। अर्जुन हंस पड़ा और अंगूठा दिखाया। डिंग यान भी हल्के से मुस्कराई। यह सब ओल्ड माँ और काई जी ने देख लिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ अलगसा समझते हुए। कमरा खुलते ही सबने तलाश शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में काफी खाना मिल गया। 1 बोरी चावल, आधी बोरी आटा, 2 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स और 3 पैकेट उबले अंडे। ओल्ड माँ बोला, इन लोगों के पास तो काफी खाना था। काई जी खुश होकर बोला, 10 किलो चावल है। सही बांट कर खाया जाए तो एक आदमी महीनों निकाल सकता है। पिछले कई दिनों से वे सिर्फ मछली खा रहे थे। चावल और आटा देखकर सब खुश हो गए। अर्जुन बोला, पहले इसे समेटो। सुनील के पास और भी होगा। दरवाजा बंद कर वे 28वीं मंजिल की ओर बढ़े। सुनील ने अलग अलग मंजिलों पर कमरे बना रखे थे। 11वीं, 14वीं, 21वीं और 28वीं। 28वीं मंजिल पर पहुंचते ही अर्जुन ने चाबियों का गुच्छा निकाला। थोड़ी कोशिश में ही ताला खुल गया। अंदर घुसते ही समुद्री गंध फैल गई। बैठक में कम से कम 100 मछलियां टंगी हुई थीं। अर्जुन समझ गया, जल्दी करो, हर कमरा देखो। यही उसका भंडार है। मछलियां ताज़ा थीं। लगता था सुनील इन्हें अपने लोगों में बांटता था। जहां मछली थी, वहां और भी होगा। सबने कमरों की तलाशी ली। तभी मास्टर बेडरूम से ओल्ड माँ की उत्साहित आवाज आई, अरे, इतना खाना, आज तो किस्मत खुल गई। अंदर डिब्बों का ढेर लगा था। नूडल्स, दूध, ठंडे पेय, चावल, आटा, तेल, नमक। अर्जुन ने अंदाजा लगाया, कम से कम कई 100 किलो खाना। पास वाले कमरे से ओल्ड माँ की आवाज आई, यहाँ शराब और सिगरेट भरी पड़ी है। काईजी बुदबुदाया, सुनील ने कितना लूटा होगा? ओल्ड माँ बोला, शुरुआत में उसने नीचे की दुकान लूटी, फिर घर घर से। इसलिए हैरानी नहीं, कुछ खाना खराब भी हो चुका था। यह देखकर दोनों को अफसोस हुआ। इतने भूखे लोग बाहर थे और यह खाना यूं ही खराब हो गया। सबने तय किया कि बाद में यह सामान अर्जुन के घर ले जाया जाएगा। दरवाजा बंद कर वे 21वीं मंजिल की ओर बढ़े। वहां भी काफी खाना छुपा था। अर्जुन ने जल्दी खराब होने वाला सामान अपने सिस्टम में रख लिया। काम करते करते कुछ लोग गलियारों से बाहर झांकने लगे। ओल्ड माँ और काई जी ने मौके का फायदा उठाया।
और अर्जुन के बारे में लोगों से बात करना शुरू किया। धीरे धीरे समर्थन अर्जुन की ओर झुकने लगा। दवा का बॉक्स कहाँ है? विवेक ने तुरंत अपने पास रखा मेडिकल बॉक्स आगे बढ़ाया और पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है? दिंग यान ने सिर हिलाया। मुझे नहीं। अर्जुन के हाथ में खरोंच आई है। अरे नहीं, जल्दी करो, इसमें आयोडीन और पट्टी है, पहले साफ करना होगा। दिंग यान ने बॉक्स लिया। मैं कर देती हूँ। विवेक एक पल झिझकी, फिर दिंग यान और अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वह हल्के से हंस पड़ी। ठीक है, तुम्हारा काम है। दिंग यान उसकी मुस्कान नहीं समझ पाई। वह आयोडीन और पट्टी लेकर अर्जुन के पास बैठ गई। हाथ आगे बढ़ाओ। अर्जुन ने चुपचाप हाथ आगे कर दिया। दिंग यान ने उसके घायल हाथ को देखा। उसकी आंखों में हल्की घबराहट आई। उसने धीरे से कहा, थोड़ा चुभ सकता है, सह लेना। अर्जुन हल्का सा मुस्कराया। जल्दी करो। दिंग यान ने बिना देर किए आयोडीन डाल दिया। तेज जलन हुई और मजबूत होने के बावजूद अर्जुन ने गहरी सांस ली। दिंग यान घबरा गई। ज्यादा दर्द हो रहा है? उसके चेहरे पर साफ चिंता झलक रही थी। अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा, चिंता मत करो, बस पट्टी बांध दो। दिंग यान ने जल्दी से पट्टी बांध दी। उसका मन थोड़ा अस्तव्यस्त था। पट्टी होते ही अर्जुन खड़ा हुआ। सब तैयार हैं? चलें। मैं तैयार हूँ। मैं भी। करण भी खड़ा होकर बोला। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा हाथ जख्मी है, आराम करो। करण की आंखें लाल थीं। भैया अर्जुन, मैं भी चलूंगा। मैं अपनी आंखों से उनका अंत देखना चाहता हूँ। अर्जुन ने और नहीं रोका। ठीक है, पर ध्यान रखना, लड़ाई में तुम्हें संभाल नहीं पाएंगे। करण हल्का हंसा। अगर गिरा भी तो एक को साथ ले जाऊंगा। ऐसी मनहूस बातें मत करो। दादी ली ने आगे बढ़कर उसके हाथ के लिए कपड़े की पट्टी बना दी। करण का दिल भर आया। धन्यवाद दादी। सिर्फ एक दिन में सबके रिश्ते काफी करीबी हो चुके थे। सब तैयार होने के बाद अर्जुन ने लोहे की रॉड उठाई और आगे चल पड़ा। पीछे काई जी और बुजुर्ग माँ थे। सबसे पीछे दिंग यान और करण। पांचों लोग सीढ़ियों से नीचे उतरे। सीढ़ियां अंधेरी थीं, लेकिन समूह में होने से किसी की हिम्मत नहीं हुई रोकने की। 29वीं मंजिल पर सन्नाटा था। अर्जुन ने भौं उठाई। कोई नहीं? बुजुर्ग माँ बोले। ऊपर की हलचल सुनकर पहले ही भाग गए होंगे। काई जी चिंतित हुआ, कहीं नीचे मदद बुलाने न गए हों। अर्जुन शांत रहा। लियू एरलोंग मर चुका है, उनमें हिम्मत नहीं बची। पहले उसका कमरा देख लेते हैं, वहाँ सामान जरूर होगा। तभी दिंग यान बोली, रुको, पहले 2902 देखते हैं। वह कमरा चेतन हु का था। चाबी है? अर्जुन ने पूछा। दिंग यान मुस्कराई और जेब से चाबी निकालकर हिला दी। उन दोनों की जेब से मिली थी। अर्जुन हंस पड़ा और अंगूठा दिखाया। कमरा खुलते ही सभी ने खोज शुरू की। थोड़ी ही देर में काफी खाना मिल गया। चावल, नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स, पैक्ड अंडे। बुजुर्ग माँ बोले, इनके पास तो काफी स्टॉक था। सब खुश थे, क्योंकि कई दिनों से सही खाना नहीं मिला था। इसके बाद वे 28वीं मंजिल पहुंचे। दरवाजा खुलते ही मछलियों की तेज गंध आई। कमरे में सैकड़ों समुद्री मछलियां टंगी थीं। अर्जुन समझ गया, यही खाना छुपाया गया था। हर कमरे में सामान भरा था। चावल, आटा, तेल, नमक, ड्रिंक्स, नूडल्स, सब कुछ। हम तो अमीर हो गए, काई जी खुशी से बोला। नीचे जाते समय लोग बाहर निकलने लगे। बुजुर्ग माँ, क्या आप हैं? पहचान होते ही बात फैलने लगी। बुजुर्ग माँ ने आवाज लगाई, लियू एरलोंग मर चुका है। पूरा माहौल बदल गया। सच? वाकई? काई जी ने अर्जुन की ओर इशारा किया। इसी ने किया है। अकेले? लोगों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। चलो, उसका सामान वापस लेते हैं। नारे गूंजने लगे। लियू एरलोंग खत्म हो गया। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, लोगों की संख्या बढ़ती गई। 11वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उनके पीछे दर्जनों लोग थे। थोड़ा पहले का दृश्य। करण ने ऊपर से गर्म पानी फेंका। विवेक और जांग ली झुलस गए। आह, जल गया। अर्जुन दौड़ता हुआ आया, लोहे की रॉड हाथ में। उसकी आक्रामक चाल देखकर विवेक डर से नीचे भागा। उसे साफ दिख गया, लियू एरलोंग का अंत तय था। डर के मारे वे भागते रहे। 29वीं मंजिल पर चेतन हु ने उन्हें देखा। क्या हुआ? विवेक कांपते हुए बोला। सब खत्म हो गया। वो आदमी, उसने सबको गिरा दिया। चेतन हु स्तब्ध रह गया। उसके लिए अब कोई शक नहीं था। लियू एरलोंग और उसका गिरोह पूरी तरह समाप्त हो चुका था। भाई हूँ, अब क्या करें? भाई हूँ, वो अर्जुन इसी कमरे में नहीं था क्या? फिर ऊपर कैसे पहुंच गया? कहीं कोई अजीब चाल तो नहीं? चेतन हु के पास खड़े दोनों आदमी घबराकर बोल पड़े। खुद चेतन हु भी उलझन में था। हाँ, अर्जुन तो 2901 में होना चाहिए था, फिर ऊपर कैसे पहुंच गया? क्या उसे किसी तरह की चालाक तरकीब आती है? उसने बगल में खड़े आदमी से कहा, शियाओसुन, ऊपर जाकर देख आओ। शियाओसुन का चेहरा उतर गया। वह जल्दी से बोला, भाई हूँ, मुझे लगता है समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पहले 11वीं मंजिल जाकर मदद बुलाते हैं। चेतन हु कुछ कहने ही वाला था कि शियाओसुन पलटकर दौड़ पड़ा। मैं मदद बुलाने जा रहा हूँ।
दूसरा आदमी भी तुरंत पीछे हो लिया। मैं भी। चेतन हूँ गुस्से में बड़बड़ाया। कमबख्त, भाई लॉन्ग लौटे तो तुम दोनों की खैर नहीं। गालियां देते हुए भी वह एक पैर के सहारे तेजी से नीचे उतरने लगा। तीनों बिना रुके 11वीं मंजिल की ओर भागे। भागते भागते आगे चल रहा विवेक थोड़ा शांत होने लगा। 14वीं मंजिल पर पहुंचते ही वह अचानक रुक गया। झांग ली भी हाफता हुआ रुका। विवेक सर, रुकना नहीं चाहिए, भागना होगा। विवेक ने पसीने से भीगे झांग ली को देखा और बोला, तुम्हें क्या लगता है अर्जुन हमारे पीछे आएगा? झांग ली चुप हो गया। उसने यह सोचा ही नहीं था। विवेक खुद से ही बोलने लगा, भाई लॉन्ग बहुत ताकतवर था। अगर दोनों में भिड़ंत हुई तो अर्जुन को भी संभलने का वक्त चाहिए होगा। अब जब भाई लॉन्ग नहीं रहा तो क्या किसी को उसकी जगह नहीं लेनी चाहिए? झांग ली धीरे धीरे शांत हुआ। विवेक की बातों ने उसके दिमाग को घुमा दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? विवेक की आंखों में चमक थी। नीचे चलकर भाई लॉन्ग के लोगों को इकट्ठा करते हैं। नीचे जाने ही वाला था कि उसकी नज़र 1401 पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, नहीं, पहले 11वीं मंजिल नहीं। झांग ली कुछ समझ पाता उससे पहले विवेक 1401 के दरवाजे पर पहुंचा और जोर जोर से खटखटाने लगा। दरवाजा खोलो, वांग यानमेई, दरवाजा खोलो। कमरे के अंदर वांग यानमेई और उसकी बेटी लियू चांग लिविंग रूम में बैठी थी। दोनों के गले में जंजीर थी। लियू चांग की जंजीर मेज से बंधी थी, जबकि वांग यानमेई की थोड़ी ढीली थी। माँ, पेट बहुत दर्द कर रहा है, लियू चांग कमजोर आवाज में बोली। उसकी हालत ठीक नहीं थी। वांग यानमेई के सुन्न चेहरे पर घबराहट आ गई। वह दौड़कर बेटी के पास पहुंची। चांग, क्या हुआ? माँ को डरा मत। लियू चांग का चेहरा पीला था। माँ, मैं अब और नहीं सह पा रही, मुझे बचा लो। उसकी हालत शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से टूटी हुई थी। जिंदगी से उसकी उम्मीद टूट चुकी थी। वांग यानमेई उसे सीने से लगाकर रोने लगी। सब मेरी गलती है, मेरी गलती। तभी दरवाजा जोर से पीटा गया। वांग यानमेई, दरवाजा खोलो। आवाज सुनकर वह चौंकी। विवेक, पहचान तो लिया, लेकिन वह हिली नहीं। विवेक बाहर से घबराकर बोला, भाई लॉन्ग को नाव मिल गई है, सब लोग उस पर चढ़ रहे हैं। मुझे तुम्हें बुलाने भेजा है। सरकार तक पहुंचेंगे, जल्दी करो। अंदर वांग यानमेई की आंखों में उम्मीद जागी। वह दरवाजे के पास आई। सच, नाव मिल गई? विवेक बोला, क्या मैं भाई लॉन्ग का नाम लेकर झूठ बोलूंगा? जल्दी खोलो, जगह कम है। बेटी की हालत देखकर वांग यानमेई टूट चुकी थी। डॉक्टर की जरूरत थी। विवेक ने फिर दबाव डाला, अगर देर की तो मैं चला जाऊंगा। घबराहट में उसने दरवाजा खोल दिया। रुको, लेकिन तभी विवेक ने जोर से दरवाजा धक्का दिया। वांग यानमेई गिर पड़ी। सिर से खून बहने लगा। विवेक ने बिना रुके चाकू निकाला। चाबी कहाँ है? इस कमरे की चाबी। कांपते हुए वांग यानमेई बोली, मेरे पास नहीं, लियू एरलॉन्ग के पास थी। झूठ मत बोल, विवेक चिल्लाया। वह घबरा गया था। उसे इस कमरे का नियंत्रण चाहिए था। खाना ही ताकत था। यही ताकत उसे अगला नेता बना सकती थी। चाकू हाथ में लिए वह चीखा, बताओगी या नहीं? वांग यानमेई के पास सच में कोई अतिरिक्त चाबी नहीं थी। लियू एरलॉन्ग मूर्ख नहीं था। वह कैसे वांग यानमेई को चाबी रखने देता? जो कुछ विवेक अभी कर रहा था वही काम लियू एरलॉन्ग बहुत पहले कर चुका था। डर और लालच दोनों का इस्तेमाल करके उसने वांग यानमेई से सभी चाबियां अपने पास रख ली थी। इस समय वांग यानमेई पूरी तरह टूट चुकी थी। वह रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी, बार बार सिर झुकाकर गिड़गिड़ाने लगी। विवेक, सच में मेरे पास कोई चाबी नहीं है। सारी चाबियां लियू एरलॉन्ग के पास थी। मेरी बेटी को छोड़ दो। जो सजा देनी है मुझे दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता? विवेक गुस्से से चिल्लाया। उसके अंदर की हिंसा बाहर आ चुकी थी। अचानक उसने चाकू आगे बढ़ा। आह! लियू चांग दर्द से चीख उठी। उसके पीले चेहरे पर आंसू बहने लगे। चांग! वांग यानमेई डर से सुन्न हो गई। वह लड़खड़ाते हुए उठी और विवेक की ओर झपटी। गुस्से में विवेक ने चाकू लियू चांग की गर्दन के पास रख दिया और दहाड़ा, बोलोगी या नहीं? वांग यानमेई वहीं गिर पड़ी, उसके पैरों से लिपटते हुए रोने लगी। विवेक, कसम से मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे सबसे बुरी सजा मिले। बस मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे छोड़ दो। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई, विवेक सर, जल्दी करो, चेतन हूँ और बाकी लोग नीचे आ रहे हैं। विवेक चौंका, फिर उसका चेहरा और सख्त हो गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा। अगले ही क्षण सब कुछ खत्म हो गया। लियू चांग की जिंदगी वहीं थम गई। वह सिर्फ 19 साल की थी। नहीं, वांग यानमेई विवेक पर टूट पड़ी, लेकिन विवेक ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह चाकू निकालकर आगे बढ़ा। उसी पल वांग यानमेई के हाथों में अजीब बदलाव होने लगा। उसकी त्वचा पर चांदी जैसी परत उभर आई। उसके नाखून अचानक लंबे और तेज हो गए। ये क्या है? विवेक की आंखें फैल गईं। उसने चाकू चलाने की कोशिश की, लेकिन वांग यानमेई ने उसका हाथ पकड़ लिया।
चाकू उसकी हथेली में नहीं घुस पाया, मानो उसकी त्वचा लोहे जैसी बन चुकी हो। अगले ही पल एक तेज झटका, विवेक की सांस अटक गई। वह पीछे हटता गया, आंखों में अविश्वास और डर। कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया। वांग यानमेई खुद भी कांप रही थी। वह अपने हाथों को देख रही थी, वे अब पूरी तरह बदल चुके थे। लेकिन उसने इस अजीब बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। वह तुरंत अपनी बेटी की ओर मुड़ी। चांग, चांग, वह उसे सीने से लगाकर रोती रही। लेकिन लियू चांग अब वापस नहीं आ सकती थी। तभी दरवाजा खुला, झांग ली अंदर घुस आया। विवेक सर, जल्दी। वह बोलते बोलते रुक गया। कमरे में सिर्फ सिसकियों की आवाज थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, और जो उसने देखा, उसके पैर कांप गए। विवेक जमीन पर पड़ा था, चारों ओर खामोशी थी। वांग यानमेई अपनी बेटी को पकड़े चुपचाप रो रही थी। विवेक सर, झांग ली डर से पीछे हटा। उसी पल वांग यानमेई ने सिर उठाया। अंधेरे में झांग ली को बस 2 आंखें दिखीं, नफरत से भरी हुई। अगले ही क्षण सब कुछ धुंधला हो गया। उसकी उंगलियों में तेज दर्द उठा, सांस रुकने लगी। आखिरी चीज जो उसने देखी, सफेद नाइटी में खड़ी एक औरत, बिखरे बालों के साथ, किसी भूत जैसी। उधर चेतन हूँ और उसके लोग तेजी से 14वीं मंजिल पार कर नीचे भागते गए। वे रुके नहीं। नीचे की मंजिलों पर ज्यादातर लियू एरलोंग के लोग थे। चेतन हूँ चिल्लाने लगा, सब बाहर आओ, हथियार उठाओ। एक एक कर लोग बाहर निकलने लगे। क्या हुआ भाई हूँ, आप ऊपर गए थे ना? आपका पैर। 11वीं से 14वीं मंजिल तक दर्जन भर लोग इकट्ठा हो गए। सबके हाथों में डंडे, चाकू, हथौड़े थे। ये सभी लियू एरलोंग के आदमी थे। चेतन हूँ ने घबराकर कहा, ऊपर बड़ी गड़बड़ हो गई है। विवेक ने कहा कि 32वीं मंजिल वाले अर्जुन ने भाई लोंग को मार दिया, जल्दी चलो। फिर वह रुका। वैसे विवेक और झांग ली कहाँ हैं? भीड़ से वांग मिंग आगे आया। क्या बकवास कर रहे हो? मालिक कैसे भाई लोंग को मार सकता है? वांग मिंग लियू एरलोंग का भरोसेमंद आदमी था। चेतन हूँ जल्दी से बोला, मैंने ऊपर चीखें सुनी। विवेक और झांग ली यही कह रहे थे। वे दोनों कहाँ हैं? वांग मिंग ने पूछा। चेतन हूँ हकलाया, वे हमसे पहले नीचे भागे। आपने नहीं देखा? कोई नहीं बोला। वांग मिंग ने हथियार उठाया। सब तैयार रहो, कुछ लोग यहीं रुको, बाकी मेरे साथ ऊपर चलो। वे ऊपर बढ़े, लेकिन 14वीं मंजिल पर पहुंचते ही ऊपर से भीड़ की आवाजें आने लगीं। बदला, लियू एरलोंग के गुर्गों को सजा दो। वांग मिंग और चेतन हूँ के चेहरे उतर गए। उसी समय दूसरी तरफ से अर्जुन, काई जी, मा गुओचाई और दर्जनों लोग पहुंच चुके थे। दोनों समूह आमने सामने आ गए। हॉलवे में सन्नाटा छा गया। हर किसी के हाथ पसीने से भीगे थे। कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तनाव इतना गहरा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। वांग मिंग ने अर्जुन और उसके साथ खड़े लोगों को देखा और उसका दिल गहरे झटके से भर गया। इतने लंबे समय से वे लोग लियू एरलोंग के साथ मिलकर यहाँ के मालिकों को दबाते आ रहे थे, लेकिन आज पहली बार किसी ने इतने लोगों को इकट्ठा करके खुला विरोध किया था। यह पहली बार था। उसकी नज़र अनायास ही आगे खड़े अर्जुन पर टिक गई। यह भी पहली बार था जब उसने अर्जुन को अपनी आंखों से देखा था। हालांकि अर्जुन का नाम उसके लिए नया नहीं था। लियू एरलोंग को 32वीं मंजिल पर कई बार भारी नुकसान हुआ था और हर बार वह गुस्से में लौटता था। लियू एरलोंग का भरोसेमंद आदमी होने के नाते वांग मिंग अर्जुन के बारे में सब जानता था। इस समय अर्जुन की लंबी कदकाठी, चमड़े की जैकेट और सिर पर सेफ्टी हेलमेट देखकर वह थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। लेकिन उसके हाथ में पकड़ा लोहे का रॉड, जिसका सिरा तेज और चपटा किया गया था, वांग मिंग को हंसने नहीं दे रहा था। उसका दिल भारी हो गया। इस आदमी के अंदर एक डरावना असर था। वांग मिंग इसे साफ महसूस कर सकता था। यह वही असर था जो उन लोगों में होता है जिन्होंने पहले खून देखा हो। अर्जुन, यह आदमी पहले लड़ चुका था, और सिर्फ 1-2 बार नहीं। क्या भाई लोंग सच में इसके हाथों मारा गया? वांग मिंग के मन में शंका उठी। उसे पता था कि लियू एरलोंग कितना ताकतवर था। क्या यह आदमी उसे हरा सकता था? क्या यह सच में उसे खत्म कर सकता था? सोचते सोचते वांग मिंग के मन में पीछे हटने का ख्याल आ चुका था, लेकिन वह सीधे पीछे भी नहीं हट सकता था, क्योंकि ऊपर के सभी लोग जिन्हें उन्होंने लंबे समय तक अपमानित किया था, अगर अब वह हार मान लेता तो वही लोग मिलकर इन्हें कुचल देते। उसके चेहरे पर एक खतरनाक भाव आया। उसने अर्जुन की ओर चिल्लाकर कहा, क्या कर रहे हो? अगर मरना है तो खुलकर कहो। लियू एरलोंग का गिरोह पहले ही सब पर अपना दबदबा बना चुका था। उसकी आवाज सुनते ही कई लोग डर के मारे एक कदम पीछे हट गए। अर्जुन ने बिना किसी भावना के वांग मिंग को देखा। पीछे खड़े लोगों की घबराहट और कमजोरी उसे साफ दिख रही थी। उसने मन ही मन एक लंबी सांस ली। इतनी भीड़ का क्या फायदा अगर लड़ाई होते ही सब भाग जाए? लेकिन इस वक्त पीछे हटना नामुमकिन था। कमजोरी दिखाना मना था। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ा लोहे का रॉड उठाया और वांग मिंग की ओर इशारा करते हुए ठंडी आवाज में बोला, आओ, अगर हिम्मत है तो। वांग मिंग सन्न रह गया।
वह आगे बढ़ा नहीं, उल्टा हंसते हुए बोला, अगर मरना है तो तुम आओ। अर्जुन की आंखें उस पर टिक गईं। लियू एरलॉन्ग मर चुका है, तुम सब उसके साथ मिलकर लोगों पर जुल्म करते थे, अब हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। अर्जुन मुड़ा और भीड़ से बोला, भाइयों बहनों, इनमें से कितने हमारे अपने हैं? ये सब बाहर से आए हैं, इन्होंने हमें हमारे ही घरों से निकाल दिया, औरतों का अपमान किया, लोगों को नुकसान पहुंचाया, खाना छीना, ये इंसान नहीं है। अर्जुन की आवाज ने पीछे खड़ी भीड़ में आग लगा दी। किसी ने अपनी बेटी खोई थी, किसी की पत्नी छीन ली गई थी, किसी का राशन जबरन ले लिया गया था। दबी हुई नफरत अब फूट पड़ी। अर्जुन गरजा, हम ही इस जगह के असली मालिक हैं, इन बाहरी लोगों को बाहर निकालो, मेरे साथ चलो। उसने लोहे का रॉड सीढ़ियों की रेलिंग पर दे मारा। क्लैंग, जैसे कियोस्क की शुरुआत हो गई हो। मारो इन्हें, हमें हमारा हक वापस चाहिए। अर्जुन आगे बढ़ा, उसके साथ कैजी और बूढ़ा माँ भी लाल आंखों से दौड़े। पीछे पूरी भीड़ उमड़ पड़ी। डर अब गुस्से में बदल चुका था। वांग मेंग का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पलटा और भाग खड़ा हुआ। उसके साथ पूरा गिरोह तितर बितर हो गया। लेकिन अर्जुन नहीं रुका, वह सीधे वांग मेंग के पीछे दौड़ा। आज अगर यह आदमी बच गया तो आगे बड़ा खतरा बन सकता था। भीड़ के बीच रास्ता बनाते हुए अर्जुन आगे बढ़ता गया। अचानक किसी ने पीछे से वार किया, लेकिन उसकी जैकेट के अंदर लगी स्टील प्लेट ने उसे रोक लिया। अर्जुन ने पलटकर जोर से जवाबी वार किया। चीख की आवाज आई, वह रुका नहीं। आगे सीढ़ियों के पास वांग मेंग छिपा हुआ था। अचानक पीछे से हमला हुआ, चाकू सीधा गर्दन की ओर आया। अर्जुन ने आखिरी पल में सिर पीछे खींच लिया। हेलमेट पर जोरदार वार हुआ, प्लास्टिक टूट गया। मौत बस एक पल दूर थी। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, अब बहुत हो गया। उसने लोहे का रॉड आगे बढ़ाया। धप्पा, वार सीधा वांग मेंग के पेट में जा लगा। वांग मेंग की आंखें एकदम फैल गईं। उसने घाव पर धन से लोहे के रॉड को कसकर पकड़ लिया। यह आदमी बेहद जिद्दी था। इतनी हालत में भी उसने गुस्से से अर्जुन को घूरा और फिर से चाकू उठाकर वार करने की कोशिश की। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। वह भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने एक हाथ से लोहे के रॉड को पकड़ रखा और उसी पल अपनी टांग उठाकर वांग मेंग की छाती पर जोरदार लात मारी। धड़ाम, वांग मेंग उछलकर पीछे जा गिरा और उसके पेट में धंसा रॉड जबरदस्ती बाहर निकल आया। एक ही पल में खून बहने लगा और रॉड पूरी तरह लाल हो गया। वांग मेंग का शरीर दीवार से टकराया। जमीन पर खून फैल गया, जो फर्श की गंदी परतों के साथ मिल गया। उसके मुंह से भी खून निकल पड़ा। आखिरकार उसके हाथ से चाकू छूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। क्लैंग। अर्जुन ने जरा भी लापरवाही नहीं की। वह तेजी से आगे बढ़ा और लोहे के रॉड को वांग मेंग के सिर की ओर झोंक दिया। छप, सामान्य इंसान से दोगुनी ताकत एक साथ फूट पड़ी। रॉड का चपटा और नुकीला सिर सीधे उसकी आंख के पास धंस गया। वांग मेंग का शरीर 2 बार झटका खाया, फिर पूरी तरह शांत हो गया। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी, आपने एक विकृत प्राणी को समाप्त किया है। 16 पॉइंट प्राप्त हुए। लेकिन अर्जुन ने इस आवाज पर ध्यान नहीं दिया। लगातार हुई भीषण झड़पों के कारण हालात बेहद खतरनाक रहे थे। भले ही उसकी ताकत आम इंसान से दोगुनी थी, फिर भी उसकी सांसें तेज चल रही थी। एड्रेनालिन के बाद थकान आना तय था। उसने ताकत बढ़ाई थी, सहनशक्ति नहीं, इसलिए ज्यादा जोर लगाने पर थकावट जल्दी हो रही थी। सरल शब्दों में, ताकत बढ़ी थी, लेकिन ऊर्जा की खपत भी बढ़ गई थी। लगता है हर क्षमता को संतुलित रखना जरूरी है, वरना कमजोरी बन जाती है। अर्जुन दीवार से टिककर कुछ पल रुका और लड़ाई का विश्लेषण करने लगा। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर लोग लियू एरलॉन्ग के गिरोह को पीट रहे थे। लगातार चीख पुकार सुनाई दे रही थी। थोड़ा आराम करने के बाद अर्जुन ने वांग मेंग के शव को पकड़ा और जोर से आगे बढ़ा। उसने ऊंची आवाज में चिल्लाया, वांग मेंग मर चुका है, अब कौन आगे आएगा? उसने शव को ऊपर उठाया। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। सबका ध्यान तुरंत उसी ओर चला गया। हवा में लटकते खून से सने शव को देखकर लड़ रहे लोग धीरे धीरे शांत होने लगे। अर्जुन ने शव नीचे फेंका और आगे बढ़कर पुकारा, बूढ़े माँ, भाई कै, डिंगयान, झाओ काई, मैं यहाँ हूँ। भीड़ अलग हुई और बूढ़ा माँ जल्दी से बाहर निकला। कैजी भी कोने से निकला, उसके कपड़े खून से सने हुए थे। डिंगयान और झाओ काई के हाथ भी खून से भरे थे। डिंगयान के चेहरे पर भी खून लगा था, लेकिन साफ था कि वह उसका नहीं, दुश्मन का था। चारों सुरक्षित थे। अर्जुन ने राहत की सांस ली। ये 4 उसके शुरुआती साथी थे। इनमें से किसी को खोना उसे चुभता। अर्जुन ने बाकी लोगों की ओर देखा। कुछ की आंखों में जोश था, कुछ में सम्मान, कुछ सतर्क थे, और कई लोग लड़ाई के बाद की उत्तेजना में डूबे हुए थे। खून उबाल पर था। अर्जुन ने चारों ओर देखा, फिर जमीन पर पड़े लोगों की ओर नजर डाली। उनमें लियू एरलॉन्ग का गिरोह भी था और कुछ बहादुर आम लोग भी। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, दोस्तों, लियू एरलॉन्ग का गिरोह टूट चुका है। मुख्य अपराधी खत्म हो चुका है। बाकी बचे लोग ज्यादा देर नहीं टिकेंगे।
अभी हमारे कुछ लोग घायल हैं, इन्हीं की वजह से आज हम जीते हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले उनका इलाज किया जाए। उसकी बातों से घायल लोगों के दिल में उसके लिए सम्मान बढ़ गया। बाकी लोग भी विरोध में नहीं थे, लेकिन हर समाज में कुछ लोग मौके का फायदा उठाने वाले होते हैं। जैसे ही सब व्यवस्था बनाने लगे, अचानक भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, लियू एरलॉन्ग मर गया, तो हमारा खाना कहाँ है जो उसने छीना था? बस यही सुनना था। लोग तुरंत हरकत में आ गए। कोई ऊपर की ओर दौड़ा, कोई चिल्लाया, जल्दी लियू एरलॉन्ग के घर चलो, मुझे पता है वो कहाँ रहता है। 14वीं मंजिल। उसकी पत्नी और बेटी वहीं बंद थीं। पल भर में लोग 14वीं मंजिल की ओर भागने लगे। किसी ने अर्जुन की बात नहीं सुनी। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ ली। अनुशासनहीन भीड़, फायदा दिखे तो साथ, मुश्किल में काबू से बाहर। बूढ़ा माँ घबराकर चिल्लाया, रुको, वापस आओ। कैजी भी घबरा गया। लियू एरलॉन्ग को हमने मारा है, अर्जुन ने शांत आवाज में कहा। ठीक है, चिल्लाना बंद करो, हम पहले घायलों पर ध्यान देंगे। बूढ़ा माँ हिचकिचाया, अर्जुन, लेकिन वो सामान। अर्जुन ने एक नजर डाली। बूढ़ा माँ जमीन पर पड़े घायलों को देखकर समझ गया और चुप हो गया। अर्जुन ने डिंग यान से कहा, तुम लोग इलाज संभालो, मैं ऊपर देखता हूँ। डिंग यान ने सिर हिलाया, सावधान रहना। अर्जुन तेजी से ऊपर चला गया। 14वीं मंजिल पार करते हुए उसने देखा कि लोग दरवाजे तोड़ रहे हैं। वह रुका नहीं, सीधे 21वीं मंजिल की ओर दौड़ा। 2101 में घुसते ही उसने सिस्टम सक्रिय किया। कमरे का सारा अच्छा सामान सिस्टम में जमा कर लिया, सिर्फ खराब और फफूंद लगा अनाज छोड़ा। फिर वह तेजी से 28वीं मंजिल पर पहुंचा। यहाँ सबसे ज्यादा सामान था। बैठक में सैकड़ों विकृत मछलियां टंगी हुई थीं। अर्जुन ने उन्हें हाथ नहीं लगाया, ऐसा खाना शरीर को बिगाड़ देता है। साथ ही ये मछलियां कब से टंगी थीं, कहना मुश्किल था। उसने सिर्फ पैक किया हुआ सुरक्षित सामान उठाया। पल भर में कमरा आधा खाली हो गया। काम पूरा कर वह हल्की मुस्कान के साथ बाहर निकला। लोगों को काबू में रखना है तो खाने पर पकड़ जरूरी है, यही सबकी जिंदगी है। नीचे जाते समय अचानक डरावनी चीखें सुनाई दी। अर्जुन की भौं उठी। क्या लियू एरलॉन्ग के लोग लौट आए? वह तेजी से नीचे उतरा। 20वीं मंजिल पर 2 लोग बदहवास हालत में ऊपर भागते दिखे। अर्जुन ने तुरंत कहा, रुको। दोनों घबरा गए। अर्जुन को देखते ही राहत की सांस ली। भाई अर्जुन, वहाँ कुछ भयानक हो गया है। 14वीं मंजिल की वांगयान में बदल गई है। उसके नाखून बहुत लंबे हो गए हैं, कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुकी है। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत पूछा, वही मां बेटी जिन्हें लियू एरलॉन्ग ने बंद कर रखा था? हाँ, लड़की मर चुकी है। उसकी मां वांगयान में अब हर जगह हमला कर रही है। दोनों डर के मारे अर्जुन से हाथ छुड़ाकर ऊपर भाग गए, सामान समेटकर भागने की तैयारी में। अर्जुन का चेहरा हल्का सा सख्त हो गया। लियू एरलॉन्ग द्वारा कैद की गई मां बेटी, उसने उन्हें पहले ड्रोन से देखा था। दोनों बिल्कुल साधारण औरतें लगती थीं। फिर वे भूत कैसे बन सकती हैं? नहीं, यह संभव नहीं है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, अगर इंसान सच में भूत बन सकते तो लियू एरलॉन्ग और उसका पूरा गिरोह मरने के बाद मुझसे बदला लेने वापस आ चुका होता। उसने इस बेतुके विचार को तुरंत दबा दिया। फिर उसके दिमाग में एक और संभावना कौंधी, म्यूटेशन। वांग यानमी का म्यूटेशन हो गया। उसकी आंखों में चमक आ गई और एक परिकल्पना बन गई। लियू एरलॉन्ग के पास खाने की कोई कमी नहीं थी। वह मां बेटी उसके खिलौने थी, गुस्सा निकालने का जरिया। वह उन्हें भूखा तो नहीं रखता, लेकिन वह उन्हें अच्छा खाना भी नहीं देता होगा। ज्यादातर म्यूटेंट मछलियां ही खिलाई होंगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अगर ऐसा है तो उनका म्यूटेशन स्तर शायद लियू एरलॉन्ग से भी ज्यादा होगा। फिर एक सवाल उठा, लेकिन अभी जिन लोगों ने कहा कि वांग यानमी भूत बन गई और उसकी बेटी मर गई, आखिर वहां हुआ क्या? 14वीं मंजिल, लियू एरलॉन्ग का कमरा। जब तक वह जिंदा था, कोई भी वहां घुसने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन तेजी से नीचे उतरने लगा। अगली मंजिल पर पहुंचते ही उसने कई लोगों को सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा, जान बचाकर भागते हुए। भूत है, भूत है, 14वीं मंजिल पर भूत है, बचाओ। अर्जुन ने उन्हें नहीं रोका और आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे नीचे आया वैसे वैसे और लोग मिलते गए। 15वीं मंजिल पर पहुंचते ही वह रुक गया। जमीन पर कई लाशें पड़ी थीं। अर्जुन ने झुककर देखा। हर शव की घातक चोट गर्दन पर थी। जुगुलर नसें साफ साफ कटी हुई थीं। मरते वक्त उन्होंने कुछ बेहद डरावना देखा था। आंखें फटी की फटी रह गई थीं। अर्जुन ने घावों को ध्यान से देखा। कट बेहद बारीक और तेज थे। क्या वांग यानमी का म्यूटेशन हथियारों जैसा हो गया है? उसने 14वीं मंजिल की ओर देखा। नीचे पूरी खामोशी थी, न चीखें न लड़ाई की आवाज। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, कदम हल्के किए और धीरे धीरे नीचे उतरा। 14वीं मंजिल के प्रवेश पर ही 6-7 लाशें बिखरी पड़ी थीं। वह उन्हें पार करता हुआ 1401 के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा अधखुला था। अंदर घुप्पा अंधेरा था, मानो किसी राक्षस का मुंह।
अर्जुन एक पल रुका, फिर लोहे के रॉड से दरवाजा हल्के से खोला। धुंधली रोशनी में फिश पर जमा चिपचिपा खून दिखा। टेबल के पास 2 शव पड़े थे और कुर्सी पर एक आकृति बैठी हुई थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। बिखरे बाल, झुका हुआ सिर, स्पष्ट रूप से एक औरत, वांग यानमेई। अर्जुन ने अंदर न जाने का फैसला किया। वह नहीं जानता था कि वह किस तरह का म्यूटेशन कर चुकी है। वह मुड़ा ही था कि पीछे एक सफेद आकृति खड़ी दिखी। उस पल अर्जुन की खोपड़ी सुन्न हो गई। उसने झट से रॉड उठाया और सामने देखा। सफेद नाइट गाउन, खून से सना हुआ, बिखरे बाल, लेकिन आंखें नफरत से भरी हुई। उसके हाथ नीचे लटक रहे थे। हथेलियों पर चांदी जैसी स्केल्स थीं। नाखून लगभग 8 सेंटीमीटर लंबे, खून से सने हुए। वह सचमुच किसी हॉरर फिल्म के भूत जैसी लग रही थी। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए पूछा, वांग यानमेई? वह बोली, कहते हैं लियू एरलॉन्ग को तुमने मारा? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने मारा। हे, हा, अच्छा किया, अच्छा किया। फिर वह अचानक रोने लगी, पूरी तरह टूटी हुई। अर्जुन ने सावधानी से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। वह एक कदम आगे बढ़ा। अचानक वांग यानमेई ने सिर उठाया। अर्जुन सिहर गया और तुरंत पीछे हटते हुए बोला, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लियू एरलॉन्ग मर चुका है। अब इस इमारत में कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। उसका चेहरा विकृत हो गया। गारंटी? क्या तुम शियाओ चांग को जिंदा कर सकते हो? वह चीखती हुई उस पर झपटी। उसकी रफ्तार अविश्वसनीय थी। अर्जुन ने रॉड आगे बढ़ाया। वह पीछे कूदी, फिर बगल से झपट्टा मारा। नाखून चाकू की तरह नीचे आए। अर्जुन ने रॉड से रोका, लेकिन वह बहुत तेज थी। आखिरी पल में अर्जुन ने हेलमेट से सिर मारा। चर्रर, हेलमेट कट गया। अर्जुन ने रॉड घुमाया। धप्पा, वह दर्द से चीखी। मौका मिलते ही अर्जुन कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम, बाहर से चीखे, बाहर निकलो, मेरे घर से निकलो। नाखूनों की खरोंच से दरवाजा चीरने लगा। स्टील कोर वाला दरवाजा भी कटने लगा। अर्जुन ने हेलमेट छुआ। उसमें 5 दरारें थीं। उसके नाखून बेहद खतरनाक हैं। उसकी नज़र शुरैक पर रखे नए गुलाबी हेलमेट पर पड़ी। उसने तुरंत पहन लिया। कमरे में नज़र घुमाई। टेबल के पास बैठी औरत अब भी हिल नहीं रही थी। करीब जाकर देखा, गर्दन कटी हुई थी, खून सूख चुका था। लियू चांग, अब सब समझ आ गया। वह मुड़ा। एक और लाश, चेहरा पूरी तरह खरोंचों से बिगड़ा हुआ। विवेक, फिर दूसरी। झांगली। अर्जुन ने हालात जोड़ दिए। लियू एरलॉन्ग की मौत के बाद ये दोनों सामान लूटने आए होंगे। उसने आंखें बंद की। इसी पल वांग यानमेई का म्यूटेशन जाग गया। अचानक वह रुक गया। लियू एरलॉन्ग भी जान मौत के पल में म्यूटेट हुआ था। सुबह ड्रोन से देखने तक वे सामान्य थीं। अर्जुन की आंखें गहरी हो गईं। तो क्या म्यूटेशन के लिए मौत के कगार से बचना जरूरी है? अर्जुन ने स्थिति को देखकर और भी म्यूटेशन के बारे में अनुमान लगाने लगा। बाहर मुख्य दरवाजे पर वांग यानमेई पागलों की तरह दरवाजा मार रही थी। दरवाजा अब भी मजबूत था, लेकिन नाखूनों की गहरी खरोंचों और छेदों से भरा हुआ था। अर्जुन और ज्यादा समय नहीं रुक सका। उसने कमरे की जल्दी से निगरानी की। कमरे में खाने पीने की चीजें बहुत कम थीं। केवल फ्रिज में थोड़ी बहुत राशन बची थी। अर्जुन समझ गया, शायद लियू एरलॉन्ग इस मां बेटी पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए खाने पीने की सामग्री भी यहाँ कम रखी। लियू एरलॉन्ग उस तरह का व्यक्ति था जो किसी पर भरोसा नहीं करता। अर्जुन बालकनी की ओर भागा, जो लॉक नहीं थी, और जल्दी से उस पर चढ़ गया। बाहर तेज बारिश और तूफान था। बिजली चमक रही थी। बिजली की चमक में अर्जुन ने देखा कि 13वीं मंजिल की एयर कंडीशनड यूनिट पर कूदना संभव है। वह गहरी सांस लेकर कूदा। धड़ाम, सटीक रूप से एयर कंडीशनड यूनिट पर उतरा। इसी बीच 14वीं मंजिल से भी तेज धमाका सुनाई दिया। वांग यानमेई ने दरवाजा तोड़ दिया था। वह तुरंत अपनी बेटी के पास पहुंची, जिसने अब जान गंवा दी थी। गुस्सा और दुख उसके अंदर आग की तरह फैल गए। उसकी चीखें गूंज उठीं, बाहर आओ, मेरे घर से निकलो। अर्जुन डरते हुए धीरे धीरे 13वीं मंजिल की बालकनी में घुस गया। यह बालकनी पानी की सतह से बस कुछ मंजिल ऊपर थी। अर्जुन ने देखा कि वहां कुछ मछली पकड़ने के उपकरण रखे थे और कुछ म्यूटेंट मछलियां भी थीं। यह वही जगह थी जहां लियू एरलॉन्ग की टीम मछली पकड़ती थी। जैसे ही अर्जुन कमरे में झांका, उसने देखा कि कुछ लोग भोजन और मछलियां जमा कर रहे थे। वे एक दूसरे से कह रहे थे कि जल्दी से सामान इकट्ठा करो और जाओ। अर्जुन ने ध्यान से उनकी गतिविधियों का निरीक्षण किया। अंदर एक वृद्ध व्यक्ति, एक जवान और एक और व्यक्ति थे। वे सब अपने अपने तरीके से खाद्य सामग्री जमा कर रहे थे। अर्जुन ने देखा कि वृद्ध व्यक्ति कुछ ज्यादा ही हावी हो रहा था। उसकी बुरी नीयत और लालच साफ झलक रहे थे। अर्जुन ने अपने हाथ में रॉड कसकर पकड़ ली और तुरंत निर्णय लिया, मानवता पहले ही टूटी हुई है। क्या सच में मुझे इन लोगों के साथ साझा करना चाहिए? उसने गहरी सांस ली। मैं अपनी शक्ति बना सकता हूँ, लेकिन सभी को शामिल करना ठीक नहीं।
अर्जुन ने ध्यान से सभी बैगों से खाने की सामग्री अपने सिस्टम इन्वेंटरी में जमा की। उसने अपनी योजना पर ध्यान दिया। भविष्य में इस इमारत पर नियंत्रण करने के लिए केवल भरोसेमंद और मजबूत लोगों को ही शामिल करना होगा। यदि चाहो, मैं अगला भाग वांग यानमेई के म्यूटेशन और अर्जुन की रणनीति को पूरी तरह थ्रिलर हॉरर शैली में अनुवाद कर सकता हूँ, साथ ही नैरेशन के लिए तैयार रख सकता हूँ।